तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। फार्मूला समरी देख ले और प्रॉब्लम देखने कैसी आती है। एक्चुअली में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने स्ट्रेट लाइन ट्रैक से डेविएट होती है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। डेंसर में अगर गई तो अवे अगर हम मीडियम को अलग अलग कर दें तो हमारे पास एक नॉर्मल आएगा, उस नॉर्मल से अवे या नॉर्मल टूवर्ड नॉर्मल मीन्स जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो हम देखेंगे डेंसर मीडियम में टूवर्ड द नॉर्मल उसकी बेंडिंग होगी और रेयरर मीडियम में अवे टू द नॉर्मल बेंडिंग होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डिफरेंट मीडिया में लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अकॉर्डिंगली लाइट जब किसी मीडियम में प्रोपेगेट होती है तो वो एक ऐसे पाथ को चूज करती है फॉर विच द टाइम ऑफ ट्रेवल इज टू बी द लीस्ट। दो पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन जो है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है जिसपे लिया गया टाइम सबसे कम आता है। अकॉर्डिंगली लाइट जब किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो स्ट्रेट लाइन ट्रैक पर मूव करती है और जैसे ही मीडिया चेंज होता है उसे अपना ट्रैक चेंज करना पड़ता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। अगर हम इंसिडेंट लाइट रे फेस करते, ये नॉर्मल होता, अगेन यहाँ हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट रेज है एंड दिस इज अ नॉर्मल। तो अगर हम मीडियम को आइडेंटिफाई करें, मीडियम 1 एज द रेयरर एंड मीडियम 2 एज अ डेंसर, मीडियम 2 एज अ डेंसर, वाइस वर्सा मीडियम 1 एज अ डेंसर, medium 1 as a denser and medium 2 as a rarer, medium 2 as a rarer। तो जैसे रेयर टू डेंसर का केस होता है, लाइट को टुवर्ड नॉर्मल बेंड होना होता है फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, और अगर रेयरर में एंटर किए हैं तो अवे टू द नॉर्मल बेंड होना होता है फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। अब ये तो रिफ्रैक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी या डेफिनेशन है कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी जब भी मीडियम चेंज हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन ट्रैक से डेविएशन हो रहा है, इस डेविएशन को हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। यहाँ हम स्नेल्स लॉ से इनको गवर्न करते हैं। स्नेल्स लॉ में जाने से पहले हम लोग को एक कांस्टेंट देखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। किसी मीडिया को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी मीडिया को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब सिंगल मीडिया के लिए इसको डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं तो फिर उस केस में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेशन का फार्मूला होता है C by V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडिया। यानी कि जिस मीडियम का एन चाहिए हमें, उस मीडियम के लिए हम C by V को सॉल्व करते हैं, वेयर C stands for speed of light in air or vacuum and V stands for speed of light in that media। For example, अगर हम एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एयर के लिए एम की वैल्यू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज C, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, speed of light in air is the C, so C by C is the 1, means value of n for air is 1। अगर यही चीज हम ग्लास के लिए कंसीडर करें तो ग्लास के लिए n की वैल्यू हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 by 3C, 2/3 ऑफ C। ग्लास डेंसर मीडिया है तो ग्लास में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इसकी वैल्यू लैब में आती है 2 by 3C, रख दिया हमने। नाउ दिस कम्स एज द 3 by 2, so its वैल्यू इज 1.5। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज द 1.5, किसके कंपैरेटिवली? एयर के कंपैरेटिवली। तो अगर हम और अप्रोप्रिएट फॉर्म में जाए तो इट इज टू बी रिटन एज एयर एंड ग्लास।
एयर इन ग्लास का मतलब है हाउ मच ग्लास इज डेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मीन्स ग्लास के लिए एन को अगर एयर से कंपैरिजन करें तो दिस इज नाउ एयर एंड ग्लास, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना डेंसर मीडियम होता जाएगा उसकी एन वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी, और जितना रेयरर मीडियम होगा उसकी वैल्यू जो है वो लीस्ट वैल्यू तो एन की 1 है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है तो दैट इज डेंसर मीडिया। तो यहाँ हमारे पास है ना, मान लेते यही चीज हम वाटर के लिए निकालना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर है तो इसको लिखेंगे एयर एन वाटर, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कंपैरिजन टू एयर। नाउ यहाँ हमारे पास एन की वैल्यू हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में जो लाइट की स्पीड है दैट इज द 3/4 सी, दिस 3/4 सी। तो ये आपको मिल जाएगा एज द 4/3, ये आपको मिल जाएगा एज द 1.33। मीन्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज द 1.33। अगर हम दो मीडियम को कंपेयर करना चाहे, मान लेते हैं हम वाटर एंड ग्लास को कंपेयर करना चाहते हैं, तो वाटर एंड ग्लास का मतलब है हाउ मच ग्लास इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, हाउ मच ग्लास इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। नाउ ग्लास हम लोगों ने देखा था एयर के कंपेरेटिवली ग्लास था 1.5, और एयर के कंपेरेटिवली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो था 1.33। रफली आपको मिल जाएगा यहाँ द वाटर एंड ग्लास। वाटर एंड ग्लास का मतलब हाउ मच ग्लास इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इस तरीके से हम किसी भी मीडिया के लिए एन को डिफाइन कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो हम एयर से कंपेरेटिवली उसको डिफाइन करते हैं, तो अभी उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर हम 1 से 2 में आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n is to be written as 1n2. This means that n2 by n1, where n2 stands for speed of light in vacuum to the speed of light in the media 2 upon n1 means speed of light in vacuum to the speed of light in the medium 1. This stands for v1 by v2. अगर हम 2 से 1 में आ रहे हैं, 2 से 1 में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं 2n1, 2n1, 2n1 means how much 1 is denser with respect to the 2, 2n1 how much 1 is denser with respect to 2, this n1 by n2. Now n1 is the c by v1 and n2 is the c by v2. So this becomes the v2 by v1. तो हम लोगों ने n जनरेट किया, किसी मीडियम पर हाथ रखें तो उस मीडियम के लिए n की वैल्यू होगी c बाई v, एयर के लिए n की वैल्यू होती है 1, और एयर के कंपेरेटिवली ग्लास निकालेंगे तो c बाई v से 1.5 आएगा। यही चीज वाटर के लिए निकालेंगे तो c बाई v से 1.33 आएगा। किसी भी दो मीडियम को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम डेंसर टू मीडियम 1 टू मीडियम 2 में आए हैं तो हमें लिखना पड़ेगा 1n2 एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर हम 2 से 1 में गए होते तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहिए था 2n1। अब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने आ गया तो हम स्नेल्स लॉ यूटिलाइज कर सकते हैं टू चेक द अमाउंट ऑफ बेंडिंग। जैसे ये इंसिडेंट रे था विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब हम डेंसर में आए हैं तो आर की वैल्यू कम हो गई है, और जब हम रेयरर में आए हैं तो आर की वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आर। अब
आई और आर को हम एन से रिलेट हुआ देखते हैं इन द स्नेल्स लॉ। मींस एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती होगी वो हम इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेस कर सकते हैं। एन के लिए एक चीज और देखना चाहिए, अगर हम 1n2 और 2n1 लिख रहे हैं तो दोनों का मतलब अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1n2 लिख रहे हैं तो दिस मीन्स दैट n2 बाई n1। अगर आप 2n1 लिख रहे हैं तो दिस मीन्स दैट n1 बाई n2। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस टू, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू, इधर कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। नाउ यहां से आपको मिल रहा है 1n2 इज इक्वल टू 1 अपान 2n1। यानी एयर एंड ग्लास और ग्लास एंड एयर न्यूमेरिकली बराबर नहीं है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। 1n2 को रिवर्स करेंगे दैट इज 1 अपान, तो 2n1 हो जाएगा, 2n1 को रिवर्स करेंगे तो 1 अपान 1n2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना सीख लिया तो अब हम इस स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं बेंडिंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ अगर हम ये एग्जांपल उठाएं कि वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो बाय लैब या बाय थ्योरी हम ये डायग्राम चेक कर सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लेकर हम चले होते, रिफ्रैक्शन हुआ होता, दूसरे मीडियम में आए होते, तो जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता। इस डायग्राम के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो स्नेल कहते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1n2। मीन्स इस डायग्राम के लिए अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो 1 से 2 में अगर हम आ रहे हैं 1 to 2, तो हमें स्नेल्स लॉ लिखना चाहिए 1n2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। नाउ 1n2 आपको पता ही है n2 बाई n1, n2 ओपन हो जाएगा c बाई b2 से और n1 ओपन हो जाएगा c बाई b1 से, या फिर वैल्यू दी गई होगी। अभी i अगर आपको पता है तो r निकल जाएगा, r पता है तो i निकल जाएगा, i r अगर दोनों पता है रख दीजिए तो आपको 1n2 पता चल जाएगा, यानी कि 1 और 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन पता चल जाएगा। अगर यही लाइट रे 2 से 1 में गई होती तो आप क्या लिखते, 2n1 is to be written as sin r by sin i। इस तरीके से आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, sin r by sin i। और लाइट रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करती है। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल मींस अगर हम लाइट को यहाँ से स्विच ऑन करें तो इस ट्रैक को फॉलो करते हुए जब डेंसर में एंटर की है तो इस ट्रैक पर गई है। वाइसी वर्सा अगर हम यहाँ लाइट को स्विच करें देख इस ट्रैक पर चलने के लिए फ्रॉम 2 to 1, तो इस लाइट पर चलेगी और अब वो रेयरर में एंटर कर रही है अवे टू द नॉर्मल, मींस इस ट्रैक को फॉलो करती हुई निकल जाएगी। यानी अगर हम I to F चलकर पहुंचे थे किसी ट्रैक पर तो वाइसी वर्सा मीडियम 2 से मीडियम 1 के लिए अगर हम F to I चलें तो वही ट्रैक रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो I to F के लिए रेयरर टू डेंसर था, तो देख लीजिए ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है। वाइसी वर्सा जब डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो ये एंगल कम था और रेयरर में एंगल बढ़ गया। तो ये रूल बन गया कि जब हम डेंसर में एंटर करेंगे तो हमें एंगल कम लेना चाहिए, टुवर्ड नॉर्मल बेंडिंग देंगे, और जब हम रेयरर में एंटर करते हैं तो हमें एंगल की वैल्यू थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए, यानी कि टुवर्ड नॉर्मल और अवे नॉर्मल। इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ अगर डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल लें रिफ्रैक्शन का, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है अ कॉइन इन अ बकेट फील्ड विथ लिक्विड। अगर हम एक कॉइन को बकेट में प्लेस करें जबकि बकेट में लिक्विड है से वाटर है, तो अगर आप उस कॉइन को देखेंगे तो आपको उसकी एक अपैरेंट पोजीशन दिखाई देगी, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देगी। दिस इज ओइंग टू द रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अभी दो मीडिया हो जाएगा ना, एक वाटर हो जाएगा, एक एयर हो जाएगा।
तो अगर हम रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल में आए तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉइन इन अ बकेट फिल्ड विथ वाटर। तो रे डायग्राम के टर्म में देखिए, ये हमने एक बकेट या कंटेनर लिया और ये हमने एक इसमें जो है लिक्विड फिल कर दी और अभी हम एक कॉइन को प्लेस कर रहे हैं। वो कॉइन यहाँ है इन रियलिटी, लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो उस केस में आपको कॉइन की अपैरेंट पोजीशन देखने को मिलेगी। अपैरेंट पोजीशन जो देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, ये देखिए। आप यहाँ से बहुत सारी रेज में से दो रे ले लीजिए। एक नॉर्मल इंसिडेंस ले लीजिए, ये सरफेस है, इसके नीचे ये लिक्विड है और उसके ऊपर वो एयर है, यानी दिस इज अ मीडियम सेपरेटर। बहुत सारी रेज में से हमने एक नॉर्मल लिया, नॉर्मल इंसिडेंस, तो ये तो सीधी निकल जाएगी। सीधी निकलने का मतलब अगर नॉर्मल पर भी कॉन्साइड होती है रेज तो फिर उसका रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल में कॉन्साइड होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। यहाँ हमने ये रे ली और नॉर्मल इंसिडेंस सीधी निकल गई, जाने दीजिए। अभी हमने यहाँ एक सेकेंड रे ली, ये सेकेंड रे यहाँ आके इंटरफेस पे स्ट्राइक की। अगर यहाँ स्ट्राइक की तो यहाँ एक नॉर्मल डेवलप कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, वाटर से एयर, यानी डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर का मतलब अवे टू द नॉर्मल, तो अवे टू द नॉर्मल आपने बेंड कर दिया, अवे टू द नॉर्मल, रे ऐसे निकल गई। नाउ वन रे इज दिस एंड अदर रे इज दिस। रियल इमेज तो बनी नहीं, इसको बैक साइड प्रोड्यूस कीजिए, इसको बैक साइड प्रोड्यूस कीजिए। बैक साइड अगर प्रोड्यूस करेंगे तो बैक साइड प्रोड्यूस करते ही आपको देखिए जो इमेज दिखेगी दैट विल बी दिस। यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, कॉइन की अपरेंट पोजीशन जो आपको दिखेगी विल बी दिस। आपको कॉइन यहाँ दिखेगा, यानी वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। इस तरीके से ये आपको मिलता है एज अ रियल डेप्थ, और ये आपको मिल रहा है वर्चुअल डेप्थ। और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मींस एयर एंड वाटर। तो डिराइव करने का कोई बेनिफिट तो नहीं है। जहां दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, और ये है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड लिखा है, तो ये हो जाएगा एयर एंड वाटर। फाइनल सेटलमेंट फार्मूला जो आता है वो आता है रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। मीन्स रियल डेप्थ चेक कर लीजिए, अपैरेंट डेप्थ चेक कर लीजिए, तो आपको वाटर का या यहाँ जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। या अब यहाँ से फार्मूला बना लीजिए, अपैरेंट डेप्थ जो होगा दैट विल बी द रियल बाई एन। रियल को एच कह लीजिए चाहे टी कह लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको एन कह लीजिए, एन। तो अपैरेंट डेप्थ जब यहाँ लाएंगे तो जाएगा एच बाई एन और टी बाई एन। अगर रियल डेप्थ इज द टी एंड एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो अपैरेंट डेप्थ विल बी द टी बाई एन और एच बाई एन। यही चीज ग्लास स्लैब के लिए भी है। अगर आप एक पेपर लेते, उस पेपर पर आप एक डॉट बना देते और अब आप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से उसको देखते, तो दिस इज द रियल डेप्थ, दिस इज द रियल डेप्थ। और अब अगर उसके ऊपर आप एक स्लैब रख देते और अब स्लैब रखने के बाद उसको आप देखते, तो आपको यहाँ माइक्रोस्कोप की पोजीशन शिफ्ट करनी पड़ती। क्यों शिफ्ट करनी पड़ती? क्योंकि ये यहाँ नहीं, यहाँ कहीं आके अपीयर हो जाता। मीन्स दिस एज द रियल डेप्थ एंड दिस एज द अपैरेंट डेप्थ। और अगर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी एयर एंड ग्लास, तो उस केस में यहाँ भी आपको मिल जाता अपैरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन n। मीन्स इफ t is the thickness of the glass slab and n is the refractive index, तो अपैरेंट जो पोजीशन आपको दिखेगी डॉट की विल बी द t बाई n। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्शन का फर्स्ट बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं। अगर यहाँ हम न्यूमेरिकल की बात करें तो सिंगल के लिए तो आपने देख लिया कि जो अपैरेंट पोजीशन आ रहा है इज द टी बाई एन। अगर लिक्विड इमिसिबल है, कई लिक्विड फिलअप की गई है, इमिसिबल है, तो उस केस में अपैरेंट डेप्थ
या शिफ्टिंग कितनी आएगी ये देख लीजिए। मीन्स अगर हमने एक कंटेनर में डिफरेंट लिक्विड ली है एंड दे आर नॉट मिक्सिंग अप, हमने T1 थिकनेस में N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लिक्विड ले रखी है एंड T2 थिकनेस में हमने N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लिक्विड ले रखी है, हमने T3 थिकनेस में N3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लिक्विड ले रखी है। तो अगर एक डॉट यहाँ होता तो फाइनली उसकी अपीयरेंस कहाँ होगी। तो हम ऐसे कहते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि अलग अलग सोचिए, अगर सिर्फ ये लिक्विड होता तो इसको उठा के T1/N1 पर कर देता, अगर ये लिक्विड है T2 थिकनेस की, अगर सिर्फ ये लिक्विड होती तो उठा के इसको T2/N2 पे कर देती, ये लिक्विड होती तो अपनी थिकनेस T3 के लिए उसकी अपरेंट पोजीशन T3/N3 कर देती। तो कंबाइन कर लीजिए इनको, मीन्स अगर तीनों लिक्विड का ओवरऑल इंफ्लुएंस देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ कहीं दिखने वाली है। से दिस इज द अपरेंट डेप्थ एंड दिस इज द रियल डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ बाय ऑल ऑफ द थ्री लिक्विड्स है, तो इसकी वजह से T1/N1, इसकी वजह से T2/N2, इसकी वजह से T3/N3। इसका मतलब है कि अगर इस टोटल को देखें रियल डेप्थ को तो ये हो जाएगा T1 + T2 + T3, और अगर अपरेंट डेप्थ को देखेंगे तो विल बी द T1/N1 + T2/N2 + T3/N3। यानी यहाँ आपके पास रियल डेप्थ है T1 + T2 + T3, और ये अपरेंट डेप्थ तीनों लिक्विड की इससे फाइनल जो शिफ्टिंग आ रही है, आप दिस डॉट उसको आप कह रहे हैं अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ आपको मिलेगा एज द T1/N1, तीनों लिक्विड का अलग अलग सोच के ऐड कर लीजिए, T2/N2 + T3/N3, T1/N1 + T2/N2 + T3/N3। ठीक है, नाउ यहाँ आपके पास रियल डेप्थ अपान अपरेंट, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ आपको मिल गया। शिफ्टिंग किसको कहते हैं, पहले यहाँ था अभी यहाँ दिख रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। अगर आप रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को माइनस कर दें तो उस केस में आपको शिफ्टिंग मिल जाएगी। मीन्स शिफ्टिंग की वैल्यू आपको मिल गई है, शिफ्टिंग इसको आप समेशन टी कह लीजिए, एंड नाउ दिस इज द समेशन ओवर द T/N। तो यहाँ आपको शिफ्टिंग की वैल्यू मिल रही है एज द रियल माइनस अपरेंट, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, समेशन T/N। तो इस तरीके से यहाँ अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आएगा। इसमें फिश के लिए बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा गया, ईगल एंड फिश प्रॉब्लम। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द ईगल एंड फिश प्रॉब्लम। एक पॉन्ड है एंड इन दैट पॉन्ड देयर इज अ फिश है सम डेप्थ बिलो फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो अगर फिश की पोजीशन है this is x depth below, refractive index of this as the n, और यहाँ एयर में बाहर, ये वाटर में हो गई, ये बाहर एयर में, here is the eagle this। अभी अगर हम ईगल से फिश की पोजीशन देखें, ईगल टू फिश, जब आई क्यू अर्थात फिश टू ईगल की पोजीशन, तो अगर इसको हम y कह लेते कि ईगल इज एट अ y हाइट अबव विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, तो ईगल और फिश के बीच की डिस्टेंस x + y नहीं आती। मतलब अगर पूछा जाए
ईगल के रिस्पेक्ट में फिश की पोजीशन, ईगल को फिश कहाँ दिखेगा? तो सोच के देखिए कि जब आपने कॉइन को बकेट में डाला था तो वो अप शिफ्ट हो गया था, तो कॉइन की जगह फिश है, यानी फिश x/n पर अपियर होगी, और y यानी ईगल के अकॉर्डिंगली अगर देखें, ईगल के रिस्पेक्ट में देखें तो इतना तो ये y आपको लेना चाहिए, और फिश की जो अपरेंट पोजीशन होगी वो यहाँ कहीं दिखाई देगी, दिस विल बी द x/n। मीन्स ईगल के रिस्पेक्ट में जो फिश की पोजीशन होगी दैट विल बी द y प्लस x/n। मीन्स पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू ईगल, पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू ईगल, ईगल ईगल y तो अपार्ट है, और फिश जो है जो रियल में x डेप्थ बिलो है उसकी अपरेंट पोजीशन हो जाएगी x/n, तो y प्लस x/n, दिस विल बी द अपरेंट पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू द ईगल। वाइस वर्सा, अगर हम कहते हैं पोजीशन ऑफ ईगल विथ रिस्पेक्ट टू फिश, पोजीशन ऑफ ईगल विथ रिस्पेक्ट टू फिश, तो अब फिश की फ्री सरफेस तक की डिस्टेंस x लेंगे, अब प्लस n टाइम्स y, ईगल दूर हो जाएगा, फिश को ऐसा लगेगा कि ईगल इज वेरी फार अपार्ट। जब ईगल ने फिश को देखा तो x/n हो गया, y रिमेन्स द y, और जब हम फिश फ्रेम से ईगल को देखेंगे तो x रिमेन्स x, लेकिन जो y होगा बिकम्स द n इंटू y। मीन्स ईगल सीम्स टू बी फार अवे विथ रिस्पेक्ट टू द रियल पोजीशन। फिश को ऐसा लगेगा कि ईगल की पोजीशन जो है वो फार अवे है विथ रिस्पेक्ट टू द फिश। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्शन में ईगल एंड फिश प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ईगल से फिश की जो पोजीशन होगी वो y प्लस x/n होगी, फिश से जो ईगल की पोजीशन होगी वो x प्लस y इंटू n हो जाएगी। हमने डेराइव नहीं किया है, हमने डायरेक्ट समरी दी है आपको, आपको इसे याद रखना चाहिए। एक और प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, दैट प्रॉब्लम इज कि अगर हम एक ग्लास स्लैब ले लेते और उसको वर्टिकली स्टैंड करते, वर्टिकली स्टैंड करते लाइक दिस, और हम एक ऑब्जेक्ट को यहां रखते एज द ओ, और दूसरी तरफ हम होते। अब पूछता है आपसे कि जो अपरेंट इमेज आपको मिलेगी वो टूवर्ड स्लैब मिलेगी या अवे टू द स्लैब मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज अगर आप चलाते तो उसमें से एक रे आपको मिलती है दिस। अब यहाँ अगर आप रे को फॉरवर्ड प्रोड्यूस करें तो डेंसर में एंटर कर रही है टूवर्ड नॉर्मल, ये हो जाएगा। फिर यहाँ आप नॉर्मल ट्रेस करें तो अवे टू द नॉर्मल, ये हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको प्रोड्यूस करें बैक साइड तो आपको दिखा, इसी के पैरेलल आपको दूसरी रेज, मतलब ये इसको अगर हम आगे बढ़ाते और इसको पीछे बढ़ाते तो ये पैरेलल दिखेगी, ये आपको मिलेगा एज द ओ डैश, मीन्स द वर्चुअल इमेज। रूल है, नहीं भी बनाते डायग्राम तो आपको याद रखना चाहिए टूवर्ड, यानी कि स्लैब से ओ तक की जो डिस्टेंस थी, एक्चुअली में ये जो टेस्टिंग है ये वही t माइनस t/n की है। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पहले अगर ये t डिस्टेंस अपार्ट होता तो अभी इसकी अपीयरेंस हो जाती t/n की, तो ये शिफ्टिंग कितनी हो जाती t माइनस t/n, ऐसे याद रखते हैं। ये हो जाता t, ये हो जाता t/n, where n is the refractive index of glass slab। तो शिफ्टिंग जो होती वो हो जाती t माइनस t/n टूवर्ड द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की तरफ आपको उसकी शिफ्टिंग मिल जाती। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन बेसिक पर प्रॉब्लम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, आपको देखना है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग क्या है? यहाँ जो सरफेस
मीडियम को सेपरेट कर रही है वो सरफेस प्लेन है। जनरली डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल लें तो हम ये देख सकते हैं कि जो सरफेस है जो मीडियम को सेपरेट करेगी वो पार्ट ऑफ स्फीयर है। बेस्ट एग्जांपल इज आवर आई। आई स्फेरिकल सरफेस स्फीयर में आएंगी। आई के अंदर अगर हम देखें तो विट्रस लिक्विड है, दैट इज द डेंसर मीडिया, और आई के बाहर इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर आए तो एयर है, इज द रेयरर। सारे ऑब्जेक्ट रेयरर में हैं, और जब आप आई से देखते हैं तो उन ऑब्जेक्ट से जो रेज स्कैटर होके या रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं वो आपके आई में एंटर करती हैं। आई के बाहर और आई के अंदर का मीडिया अलग अलग है, अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो रेज फोकस होती हैं टू द आई, रेटिना पर फोकस होती हैं और आपको दिखती हैं। तो यहाँ जो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस है अगर वो पार्ट ऑफ स्फीयर हो तो हम लोग देखते हैं स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक्चुअली में यहाँ से हम लोग लेंसेज को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए एंटर करते हैं स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मींस अगर हमारे पास एक स्फीयर है ऑफ सम रेडियस, हमने पार्ट ऑफ स्फीयर लिया, उसके किसी एक तरफ डेंसर मीडियम है और किसी एक तरफ रेजर मीडियम है, तो जो पार्ट ऑफ स्फीयर हम कंसीडर कर रहे हैं उसको हम अपर्चर बोलेंगे। अपर्चर मींस पार्ट ऑफ स्फीयर गोइंग टू फेस द लाइट, तो ये अपर्चर हो गया। इसको हम नाम दे रहे हैं एस पी एस डैश। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अपर्चर को पोल कहते हैं, ठीक है, पोल। इसका कहीं सेंटर होगा, ढूंढिए, तो दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इन अ सेम वे दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। पार्ट ऑफ स्फीयर किसी एक तरफ डेंसर ले लिए, किसी एक तरफ रेयरर ले लिए, ठीक है। नाउ नेम ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्फीयर इज अपर्चर। इसको हम एस पी एस डैश से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ढूंढिए, इसका सेंटर कहीं होगा, अगर सेंटर ढूंढ ले गए तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो ज्वाइनिंग लाइन होगी दैट विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। रेयरर को हमेशा हम 1 से और डेंसर को हमेशा हम 2 से एक्सप्रेस करेंगे। अगर क्वेश्चन है क्यों, तो आंसर ये है कि जब हम लोग डिराइव करेंगे तो 1n2 2n1 ऐसे लिखेंगे। अब जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो डिराइव तो करेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि 1 और 2 किसके लिए है। तो हम फिक्स कर दे रहे हैं कि कहीं n1 या 1 आ रहा है तो दैट स्टैंड फॉर रेयरर, और कहीं अगर 2 या n2 आ रहा है तो दैट स्टैंड फॉर डेंसर। तो जो फार्मूला जनरेट होंगे उसमें 1 स्टैंड फॉर रेयर एंड 2 स्टैंड फॉर डेंसर होगा। तो बेनिफिट ये होगा कि जो भी फार्मूला डिराइव हो रहे हैं वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे टू द न्यूमेरिकल वन। यहाँ एक तरफ हम अगर ऑब्जेक्ट रख लेते बस, और बहुत सारी रेज में से हम एक रे जाने देते टू टच द सरफेस एट ए, तो आपको पता है कि अगर डेंसर में गए हैं तो टुवर्ड नॉर्मल, रेयरर में गए हैं तो अवे टू द नॉर्मल। स्फीयर पर नॉर्मल कैसे खींचे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से उनको ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को जहां रिफ्रैक्शन आपको डिस्कस करना है, तो दैट इज अ नॉर्मल। यानी कि जो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं वहां नॉर्मल खींचने के लिए आप उनको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो रे ओ से ऑब्जेक्ट से चलकर जा रही थी टुवर्ड नॉर्मल बेंड होगी, तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड कर लीजिए, हो जाएगी दिस। ये नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगी, ये जो सीधी जा रही है सीधी निकल जाएगी ऐसे। नाउ अब आप देख लीजिए रियल इमेज तो बनी नहीं, इसको बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे, तो जैसे ही इसको बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे आपको इमेज की ये पोजीशन मिल जाएगी। फ्यूचर आप देखेंगे डायग्राम पर कमांड नहीं चाहिए, हम तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम तो मतलब सिलेबस पे है कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फार्मूला, स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग का फार्मूला होगा, लेंसेज के फार्मूले होंगे। अगर वो फार्मूले याद है तो पुटिंग एंड गेटिंग। अलग बात है कि अगर डायग्राम बनाने आता है तो विजुलाइज करने में थोड़ी आसानी होती है।
तो इसका मतलब ये है कि ओ की पोजीशन आई पर शिफ्ट हो गई। यही चीज यहाँ देख लीजिए, अगर हम बहुत सारी अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखते किसी एक तरफ और अब ऑब्जेक्ट की बहुत सारी रेज में से हम एक रे लेते लाइक दिस और अब चेक करते तो डेंसर में जा रहा है टुवर्ड नॉर्मल, तो हमें नॉर्मल ट्रेस करना चाहिए। नॉर्मल खींचने के लिए सेंटर से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इसको। सेंटर से अगर ज्वाइन करें तो दिस इज द नॉर्मल और अब बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये जो ऐसे जा रहा था इसको बेंड कर दीजिए टुवर्ड द नॉर्मल, नॉमिनली बेंड कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बेंड करेंगे तो इमेज इसी साइड आ जाएगी, नॉमिनली बेंड करेंगे तो इमेज इस साइड आएगी। उस साइड और इस साइड के लिए हम देखेंगे साइन कन्वेंशन आएगा, उस कन्वेंशन से हमें पता चलेगा कि इमेज की पोजीशन क्या है, इसके बाद देखेंगे। फिलहाल हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो नॉर्मली थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं। मीन्स ये ऐसे जा रहा था, अभी ये बेंड होके ऐसे जाएगा। तो ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, जाने दीजिए। और ये ऐसे निकल जा रहा है, फिर आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी, बैक साइड प्रोड्यूस कर लीजिए, ये आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। यानी कि हम सिर्फ ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्फीयर है, सेपरेटिंग टू मीडिया है, रेयर एंड डेंसर। तो अगर हम की एक तरफ ऑब्जेक्ट रख दें और दूसरी तरफ से खड़े होके देखें तो ऑब्जेक्ट से जो रेज हम लेके चलेंगे वो जैसे ही स्फेरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को टच करेंगी रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने की वजह से उनकी फाइनल पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ आ जाइए, इनके लिए डेरिवेशन में जाने से पहले हम लोगों को देखना पड़ता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? पोल एज अ ओरिजिन ट्रीट होगा। पोल पर आप अपने आप को मेंटेन कीजिए। आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सिंबल यू यूज करते हैं, इमेज डिस्टेंस के लिए आप सिंबल वी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंथ के लिए सिंबल ओ यूज करते हैं, इमेज लेंथ के लिए सिंबल आई यूज करते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्फीयर है, रिफ्रैक्टिव सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आप आर सिंबल यूज करते हैं एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से यूज करते हैं। अगर सिर्फ एन लिखा है तो कंफर्म है रेयरर एन डेंसर है, अदरवाइज आप रेयरर को 1 से और डेंसर को 2 से आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो एन जो होगा आइदर विल बी द 1 and 2, या तो भाई रेयरर टू डेंसर रेट चली होगी, या तो ये एन 2n1 होगा डेंसर एंड रेयर। इसके लिए आपको रे डायग्राम देखना पड़ेगा। अब इनके बीच जो रिलेशन हम पाते हैं उस रिलेशन को बोलते हैं फार्मूला थ्रू हिस्टोरिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उस फार्मूला में जाने से पहले साइन कन्वेंशन पोल पर मेंटेन हो जाइए। आपको जो डिस्टेंस चाहिए, मान लेते आपको यू चाहिए, उस यू के लिए आप ऑब्जेक्ट तक चल कर जाइए। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे आप चले हैं तो उस पैरामीटर की वैल्यू पॉजिटिव लीजिएगा, अगर अपोजिट चले हैं तो नेगेटिव लीजिएगा। फॉर एग्जांपल पोल पर खड़े हो जाइए, अब तक आप टू द ओ तक चलकर आइए, चलकर आएंगे तो अपोजिट टू द लाइट से चलकर आएंगे, यानी ओ और पी जो डिस्टेंस होगी ये एज अ माइनस बी होगी, नेगेटिव लिखी जाएगी। फिर पोल पर मेंटेन हो जाइए, पोल से इमेज तक चलकर आइए, इस डिस्टेंस को वी कहते हैं, अपोजिट टू द लाइट से ट्रेवल करके आ रहे हैं तो दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव, ये माइनस बी हो जाएगा। फिर आप पोल पर मेंटेन हो जाइए, आप टू द सेंटर आप कर्वेचर तक चलकर आइए, अपोजिट टू द लाइट से चलकर आए हैं, माइनस आर हो जाएगा। इस तरीके से इस डायग्राम के लिए यू वी और आर तीनों की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर एरो ऐसे बनाते हैं तो इसकी लेंथ को पॉजिटिव शो करते हैं, और अगर आप एरो की डायरेक्शन नीचे देते हैं और इसकी लेंथ की आपको जरूरत पड़ने वाली है तो इसको आप नेगेटिव लेते हैं। फिर आप यहाँ पोल पर मेंटेन हो जाइए, पोल टू ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द लाइट से चलकर जा रहे हैं, माइनस यू। पोल टू द इमेज आप अपोजिट टू द लाइट से चलकर जा रहे हैं, माइनस वी। और पोल से सेंटर आप कर्वेचर तक अगर आप चलकर जा रहे हैं तो दिस इज द इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, तो दिस इज द पॉजिटिव। अगर आप कोई एरो अप जनरेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर आप कोई एरो डाउन जनरेट कर रहे हैं तो उसकी लेंथ को नेगेटिव। इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन से इनकी वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, प्लस